मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, JLS कॉलेज मझवलिया, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय पर चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। इसे नमक सत्याग्रह आंदोलन भी कह सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटिश के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल नहीं करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में एक घोषणा की कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी अपने इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। उनका उद्देश्य यह था कि कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका दिया जाए। कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे सरकार का नज़र हमारे आंदोलन के ओर आकृष्ट हो और पूरे भारतवर्ष के लोगों के मन में इस आंदोलन के प्रति नई जागृति पैदा हो। 1930 में स्वतंत्रता के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से गांधी जी एवं आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी के लिए गांधी जी के साथ निकले। यह अहमदाबाद से 385 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत के पश्चिम तट पर एक गांव है, जिसके लिए गांधी जी ने अपनी यात्रा पैदल ही प्रारंभ की। वे 6 मार्च 1930 को दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम नमक कानून को तोड़ा। ब्रिटिश शासन में किसी के द्वारा नमक बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस पर एक छत्र राज ब्रिटिश साम्राज्य का था। ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश से ही नमक का निर्माण किया जाता था और उस पर अपने अनुसार ही सरकार उस पर अधिभार लगाती थी। ब्रिटिश शासन में किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी तो था ही, सरकार का पूर्ण नियंत्रण इस कानून पर था। नमक गुजरात के समुद्री तटों पर नमक व्यापक पैमाने पर बनाया जाता था। गांधी जी ने समुद्री तल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की भावना को ठेस पहुंचाई और सरकार की अवज्ञा की, सरकार के नियमों को तोड़ा। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में यह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार हुआ। इस आंदोलन के प्रथम चरण में नमक बनाने की घटनाएं पूरे देश में घटित हुई।
नमक बनाना लोगों द्वारा सरकारी अवज्ञा का प्रतीक बन गया। अब लोग अपने से नमक बनाना शुरू कर दिए और सरकार द्वारा जो नियम थे उसको लोगों ने भंग कर दिया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी दांडी मार्च जैसा ही एक मार्च का आयोजन किया जो तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक गया। प्रसिद्ध कवयित्री सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस की बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थी और पूर्व में ये कांग्रेस की अध्यक्षा भी रह चुकी थी, सरकार के गुजरात इस नमक कारखाने पर अहिंसक सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। इस सरकार द्वारा इस पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई। जो राजगोपालाचारी द्वारा जो यात्रा निकाली गई, जो मार्च निकाला गया, उस पर अंग्रेजों द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की गई, उस पर लाठीचार्ज किया गया। उसमें 300 से अधिक लोग जख्मी हो गए और इसी दरमियान 2 लोगों की मौत भी हो गई। इससे आम जनता में काफी रोष व्याप्त हुआ। इसके पश्चात लोगों ने हड़ताल किया, कई जगह धरना दिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना प्रारंभ किया। इसके बाद सरकार को कर देने को भी लोगों ने मना कर दिया। इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली और पूरे देश से इसमें लाखों की संख्या में लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। इसके पश्चात साइमन आयोग द्वारा प्रस्तावित सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार का नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। भारत चाहता था कि कांग्रेस चाहता था कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए। उस समय इस सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया, लेकिन भारतीय रजवाड़े के कुछ राजकुमारों की प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। मुस्लिम लीग ने भाग लिया, हिंदू महासभा ने भाग लिया। इसके बाद कुछ अन्य नेता भी जो प्रमुख थे, उन लोगों ने भी ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और यह सम्मेलन पूर्णतः असफल हो गया। ब्रिटिश सरकार का यह जानती थी कि कांग्रेस की भागीदारी के बिना कोई भी संवैधानिक बदलाव भारतीय नागरिकों द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। कोई भी नागरिक कोई भी मेरे नियम को स्वीकार नहीं करेगा जब तक किसी भी वार्तालाप में कांग्रेस सम्मिलित नहीं होती है तो। और इसी का फलस्वरूप था कि वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा वर्ष 1931 में आरंभ में कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार करने का प्रयास किया। इस प्रयास में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देगा जिस पर किसी तरह के हिंसा का आरोप नहीं है, जो राजनीतिक आंदोलन के कारण जो लोग जेल में बंद हैं, जिन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, उनको
छोड़ दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। जिन लोगों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था और उसके बाद कांग्रेस भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को तत्काल स्थगित कर दिया। इस समझौता से बहुत से राष्ट्रवादी नेता दुखी हो गए। वो इस कांग्रेस के समझौते से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि इस आंदोलन को जारी रखा जाए, इस आंदोलन को गति दी जाए, जिससे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को और गति मिले और भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। इसलिए उस समय के कांग्रेस के छोड़ अन्य जो नेता थे वो, और कांग्रेस के भी कुछ नेता थे जो इस समझौते से खुश नहीं थे। मार्च 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में इस समझौते को कांग्रेस द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और तत्पश्चात कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और इसी के आधार पर कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सितंबर 1931 में हुए इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और इस सम्मेलन में जाने के लिए कांग्रेस ने गांधी जी को अधिकृत किया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों एवं आर्थिक नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। इसने देश में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से संबंधित राष्ट्रवादी आंदोलन की नीति का निर्माण किया। इसमें उन मूल अधिकारों का वर्णन था जिन्हें जाति एवं धर्म के भेदभाव के बिना सभी लोगों को प्रदान किया गया। ये एक ऐसा मूल अधिकार का वर्णन था जिसमें किसी तरह की जाति भेद नहीं था, किसी तरह का धर्म भेद नहीं था। सभी लोगों को ये मूलभूत अधिकार देने का प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही कुछ उद्योगों को राष्ट्रीयकरण, भारतीय उद्योगों के प्रोत्साहन और कामगारों कृषकों के कल्याण हेतु योजनाओं का भी इसमें समर्थन किया गया। कृषि को भी बढ़ावा देने का इसमें प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में राष्ट्रीय आंदोलन पर समाजवादी विचारों को बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित किया। गांधी जी जो कांग्रेस के एक भाग का प्रतिनिधित्व करते थे, इसके अलावा कुछ अन्य भारतीय भी थे जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। एक तो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी शरीक हुए, उसके बाद भी कुछ अन्य नेता जो थे इस सम्मेलन में भाग लिए। जो पूर्व में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हमने बताया था कि कुछ प्रतिनिधि उस समय रजवाड़े के भाग लिए थे, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी कुछ रजवाड़े भी इसमें सम्मिलित हुए, हिंदू भी सम्मिलित हुए, मुस्लिम प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए, सिख प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए, जाति के सांप्रदायिक नेता भी इस गोलमेज सम्मेलन में बुलाए गए। ये नेता ब्रिटिश के हाथों के कठपुतली थे। कांग्रेस को छोड़कर रजवाड़े या जो भी मुस्लिम या जो भी हिंदू महासभा या सिख जाति के जो भी नेता थे वह अंग्रेजों के कठपुतली थे। रजवाड़े तो केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित, अपनी हितों को सुरक्षित रखने में रुचि रखते थे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए सांप्रदायिक नेताओं का चयन ब्रिटिश शासकों द्वारा ही किया गया था। उन्होंने दावा किया कि वे अपने अपने समुदायों के प्रतिनिधि हैं, न कि देश के। हालांकि इन प्रतिनिधियों का अपने समुदाय में ही प्रभाव बहुत कम था। जितने नेता उस गोलमेज सम्मेलन में जो अंग्रेजों द्वारा नामित हुए थे और उस सम्मेलन में भाग लेने गए, वो ही अपने जातियों और बिरादरियों में सर्वमान्य नेता नहीं थे। गांधी जी ने पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया था।
रजवाड़े या सांप्रदायिक नेता की भारत की स्वतंत्रता में कोई रुचि नहीं थी। इन्हें सब कारणों को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कोई समझौता नहीं हो सका। ये जो दूसरे लोग जो गए थे वो भारत को स्वतंत्रता में कोई अभिरुचि नहीं रखते थे, वो नहीं चाहते थे इतनी जल्दी स्वतंत्रता हो। एकमात्र भारत का प्रतिनिधित्व तो गांधी जी कर रहे थे, जो चाहते थे कि किसी भी तरह से भारत स्वतंत्र हो। लेकिन यह भी सम्मेलन असफल रहा और इसमें भी कोई बढ़िया नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। गांधी जी ने भारत लौटकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः आरंभ किया। सरकार का दमन सम्मेलन चलने के दौरान भी जारी रहा। अब तो यह और भी ज्यादा तेज हो गया। सरकार द्वारा किए गए दमन तीव्र हो गया। सरकार द्वारा आंदोलनकारियों को कुचला जाने लगा। गांधी जी और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। साथ ही एक साल में लगभग 1,20,000 लोगों को भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन में, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में अगुवाई कर रहे थे या आंदोलन को जगाए हुए थे, उन लोगों को अंग्रेजों ने करीब 1,20,000 लोगों को जेल में डाल दिया। इस आंदोलन को 1934 में पुनः वापस ले लिया गया। कांग्रेस ने 1934 में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह मांग की गई कि लोगों द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संवैधानिक सभा आहूत की जाए। इसमें घोषित किया गया कि केवल ऐसे ही सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण कर सकती है। इसमें यह भी कहा गया कि सिर्फ लोगों को ही यह तय करने का अधिकार है कि वे किस प्रकार की सरकार के तहत रहना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही, लेकिन वह देश में इससे सबसे बड़े आंदोलन में लोगों को एक वर्ग को शामिल करने में सफल रही। इसने भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए क्रांतिकारी लक्ष्यों को भी स्वीकार किया। यह आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के प्रति जन आस्था को हिला दिया और स्वतंत्रता आंदोलन की सामाजिक जड़ों को स्थापित किया। साथ ही प्रभात फेरी, घूम घूम के लोगों में प्रचार करना, पर्चे बांटना, एक नए तरीके का यह आंदोलन शुरू किया गया। इसने ब्रिटिशों की दमनकारी नमक नीति को समाप्त कर दिया, जिसका अनुसरण महाराष्ट्र ने किया, कर्नाटक ने किया और संयुक्त प्रांत में वन कानून की अवज्ञा करने लगे। इस आंदोलन का उद्देश्य मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार को झुकाना था और अपनी ताकत दिखाना था, और इस आंदोलन से नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय जनमानस में एक जोश का संचार किया गया। और तत्पश्चात आगे इस पर चर्चा करेंगे कि 1947 में चलकर इन्हीं सब आंदोलनों के कारण भारत आज़ाद हुआ और हम 15 अगस्त 1947 को पूर्ण स्वतंत्र हुए। यही मुख्य उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। और धन्यवाद।